टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो स्टडी है जारी रखे होंगे, ठीक है, और निरंतर जारी रखेंगे, यही हमारा शुभकामनाएं भी है। और जल्दी अपने जो लक्ष्य को हासिल करिए, ये पूरी तरह से हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग जो पिछले क्लास से चल रहा था कि जो भारत के भौतिक प्रदेश के हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसी में जो अगला टॉपिक है जहाँ उत्तर भारत का विशाल मैदान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो पिछला क्लास था या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो हम लोग डिस्कस किए थे तो वो था, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो देखते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है काफ़ी विस्तृत है, लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरे जो क्षेत्र है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि इसका जो पश्चिमी भाग है, पंजाब है, राजस्थान है, ये लगभग पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के और वहाँ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड होते हुए ये पूरे क्षेत्र में ये विस्तृत है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में कि जिस समय ये हिमालय का निर्माण हुआ था उसी समय ये जो आगे वाला भाग है गर्त के रूप में विकसित था, ठीक है। गर्त के रूप में था, तो उसी में जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो अवसादों के द्वारा निक्षेप को जमा करते करते इस जो मैदान का निर्माण किए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विशाल मैदान है ये जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये काफ़ी उपजाऊ भी क्षेत्र है। ये इसके तहत ये जो पृथ्वी पठार की भी नदियाँ हैं, चंबल नदी है, केन है, बेतवा है, सोन नदी, इसके द्वारा भी अवसादों को जमा किया गया है, ठीक है। तो ये इसके कारण ये जमा है, तो ये गर्त था और इसकी जो गहराई है, जो निक्षेप की जो मोटाई है, कई जगह पर स्थान पे अलग अलग है। उसको सामान्य जो मोटाई है इसको लगभग 2000 मीटर माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे इससे भी ज़्यादा गहरी है, लगभग 6000 मैक्सिमम जो गहराई अभी तक जो पाया गया है वो 6000 मीटर तक भी जो निक्षेप की मोटाई मिला है, ठीक है। और इससे कहीं कहीं पे कम भी है। तो इसका जो इसके निक्षेप के द्वारा ये निर्मित है, इसलिए ये काफ़ी ये उपजाऊ है, ठीक है। अब इसका जो अध्ययन किया जाता है, जो विशाल मैदान का अध्ययन किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो उसको जो मृदा की विशेषता है या धरातलीय विशेषता है इसके आधार पर किया जाता है, और दूसरा जो अध्ययन किया जाता है इसको क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर किया जाता है। क्षेत्रीय मतलब कि उसमें कई फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें धरातल और मृदा के साथ साथ जो जलीय जो सिंचाई का होता है या वनस्पति होता है, कई चीज़ मिला करके, कई कारकों को मिला करके वहाँ पे जो जलवायु प्रदेश होता है, वनस्पति प्रदेश, वो सब मिला करके अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग दो तरह से अध्ययन करेंगे। तो जो पहला हम लोग जो विभाजन किए हैं तो वो धरातलीय और मृदा के विशेषता के आधार पर किए हैं, ठीक है। तो उसको लगभग 4 भागों में हम लोग बांटे हैं। जो पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, और तीसरा है बांगर क्षेत्र, और चौथा है खादर क्षेत्र, ठीक है। वो ये सामान्य रूप से ये जो हिमालय प्रदेश इसी का लगभग समानांतर ही ये सब मिलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे जो दक्षिण भाग वाला क्षेत्र था शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। शिवालिक श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। ये इधर इसका नाम अबोर, मिरी और डफला नाम के से जानते हैं। तो ये इसका जो इसके बाद से जो दक्षिण का भाग है, जो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण के भाग होता है, वहाँ से ये मैदान का शुरुआत होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जस्ट जहाँ से जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है पर्वतीय क्षेत्र से नीचे जो मैदानी भाग में आती हैं, तो ये काफ़ी अपने साथ जो लाए गए कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको जमा कर देती हैं। उसमें बजरी भी होते हैं, तो जमा करने से जलोढ़ पंखों या जलोढ़ शंकु के निर्माण करती हैं, ठीक है। और जब ये जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख आपस में मिल जाते हैं, काफ़ी विस्तृत हो जाते हैं, तो एक मैदान का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भांगर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो भांगर क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी के जो दक्षिण भाग में पंजाब से लेकर के और ये तीस्ता नदी तक, ये काफ़ी ये पतले सकरे जो लंबाई में फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसको भावर के नाम से जानते हैं। अब इसके जो भावर में क्या होता है कि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इसके बाद से जो नदियाँ उतर के आती हैं इसमें पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। नदी जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के बीच में छुप जाती है, और उसके जो आगे भाग जो तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसके जो दक्षिण भाग में तराई वाला क्षेत्र है, इसमें आके
फिर पुनः ऊपर होती हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषता यही है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और बजरी से निर्मित होता है। इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और ये नदियाँ बाहर जा कर के तराई वाले क्षेत्र में बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये भी अनुपजाऊ ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद से तराई क्षेत्र पड़ता है। जो भाबर क्षेत्र यहाँ से विस्तृत है, उसके बाद से तराई क्षेत्र पड़ता है। तराई क्षेत्र में क्या होता है कि जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में लुप्त हो गई होती है वो बाहर आती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तराई क्षेत्र है इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं तो अपेक्षाकृत छोटे छोटे होते हैं। जितना भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं उसके अपेक्षा काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। यहाँ रेत की भी कण मिलते हैं, साथ साथ जो चिका क्ले हैं वो भी मिलते हैं। तो ये एक तरह से उसकी अपेक्षा कम छोटे छोटे जो कणों का व्यास होता है या साइज होता है मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं बाहर आती हैं और यहाँ पे हालांकि ये भी उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन इसको उपजाऊ करने का प्रयास किया जा रहा है और कई जगह पे उपजाऊ करके वहाँ पे कृषि करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्षेत्र काफ़ी ये रोगग्रस्त का क्षेत्र होता है। मलेरिया बीमारी वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, चूँकि दलदली क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो तराई क्षेत्र होता है काफ़ी दलदली होता है तो इसमें जो मलेरिया का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, ये जहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे गोरखपुर साइड, चाहे और भी जो लखीमपुर खीरी वगैरह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ये क्षेत्र जो बीमारी का प्रकोप मिलता है। ठीक है, तो ये इसको तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला है जो तराई क्षेत्र के दक्षिण भाग में है बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो नदी बेसिन होते हैं इसके ऊपरी भाग होता है। यहाँ तक जो बांगर क्षेत्र वहाँ तक जो नदी बाढ़ के समय भी वहाँ तक इसका जो जल पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो पुराने जलोढ़क मृदा है। ठीक है, ये जलोढ़क मृदा ही है लेकिन काफ़ी प्राचीन है, पुराने उससे की जो उतना उपजाऊ नहीं होती है जितना खादर का मैदान होता है। ठीक है, तो ये इसका जो निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में ही इसका जो बांगर क्षेत्र है उसका निर्माण हो गया था। ठीक है, इसमें जो चूना की ग्रंथियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, चूना की ग्रंथि मिलते हैं इसलिए काफ़ी अनुपजाऊ होता है। काफ़ी ढेर सारा मतलब में चूना का जो क्षेत्र होता है सफ़ेद कलर का हम लोग देखेंगे, उस क्षेत्र में देखेंगे तो वो चूना का पत्थर होता है। ठीक है, अब अगला जो भाग है खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र जैसे जानते हैं कि जो नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदी होती है तो नदी चलती रहती है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि कोई नदी यहाँ से चल रही। ठीक है, तो आसपास को जैसे ये नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, जो इसका ऊपर वाला बेसिन क्षेत्र है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय ये यहाँ तक कि इसका नदी का जल पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये खादर क्षेत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, ये खादर क्षेत्र बोलते हैं, जबकि इसके और ऊपर वाला जो भाग होता है दोनों तरफ होता है तो इसको बांगर क्षेत्र बोलते हैं। ये पुराने जो पुरानी जलोढ़ की मृदा सब है। ठीक है, ये भी उपजाऊ ही होता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो खादर क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, और ये जो बांगर क्षेत्र है, बांगर के जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र होता है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तराई क्षेत्र होता है। और इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है इसको भाबर बोलता है। ठीक है, तो ये भाबर क्षेत्र होता है। तो जो मेंस में लिखने के लिए आएगा तो ये फिगर को थोड़ा और अच्छा ढंग से इसको बना करके और इसको दर्शा सकते हैं। जो ये क्रम होगा ये क्रम यही होना चाहिए। ठीक है, ये भाबर, उसके बाद से तराई, उसके बाद से बांगर और उसके बाद से ये नदी घाटी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो बाढ़ का जल है तो यहाँ तक पहुँचता है और बांगर क्षेत्र तक नहीं पहुँचता है। काफ़ी ज़्यादा यदि विस्तृत बाढ़ आ जाए, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो जाए तब वहाँ जल पहुँचता है, अन्यथा सामान्य रूप से जल बाढ़ में नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो ये रहा तो उसके जो धरातल की विशेषता के आधार पर इसको विभाजन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं उसको जो क्षेत्रीय आधार पर देखते हैं कि कैसे विभाजन किया गया है। तो जैसे क्षेत्रीय आधार पर हम लोग देख रहे हैं कई कारकों का उसमें आधार बनाया गया है। तो उस आधार पर हम लोग लगभग 6 क्षेत्र को मानते हैं बनाया गया है, जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदान है, दूसरा राजस्थान का मैदान है, तीसरा ऊपरी गंगा का मैदान है, अगला है मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं अच्छे ढंग से। तो जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, इसका जो पश्चिमी भाग है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से लेकर के और इधर जो जमुना का नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ तक इसका जो सीमा है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये विस्तृत है। इसका जो क्षेत्रफल है 1.75 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है, ठीक है, 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इस क्षेत्रफल इसका। और लगभग इतना ही क्षेत्रफल ये ऊपरी गंगा मैदान का भी है, ठीक है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भी लगभग क्षेत्रफल है, दोनों का लगभग सेम है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पंजाब जो हरियाणा क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र लगभग पंजाब में भी आता है, हरियाणा क्षेत्र, और जो दिल्ली का भी क्षेत्र है इसको कवर करता है, ठीक है। और ये रावी नदी, इधर रावी नदी से और लेकर के ये यमुना नदी के बीच में इसका जो क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये भी बांगर क्षेत्र से, बांगर जो अभी हम लोग डिस्कस किए, जो बांगर प्रदेश से भी ये भी निर्मित है, ये ज़्यादा क्षेत्र इसका बांगर ही है, और इधर का जो क्षेत्र हो जाता है लगभग मरुस्थली हो जाता है, ठीक है। जब अभी वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, इसके द्वारा ये काफ़ी सिंचाई करके और खेती किया जा रहा है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में विशेष रूप जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह काफ़ी कृषि के रूप में ये डेवलप क्षेत्र हो गया है, ठीक है। इसमें कई दोआब भी पाए जाते हैं, जैसे कि बारी दोआब का नाम सुना है, बारी दोआब, बीस दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ऊपर भी है, लेकिन इसमें भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, विशेष रूप से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये बारी दोआब है, ठीक है, बारी, बीस, रचना, छाप, ये पूछा जाएगा कि किन किन नदियों के बीच में ये दोआब पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जैसे इसका नाम से भी याद रखिएगा, इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे बारी दोआब है, ठीक है, बारी, तो ये बारी मतलब इसका व्यास हो गया, और आर्क मतलब रावी हो गया, ठीक है। तो बारी और बिस्त के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसको बारी दोआब कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही बिस्त दोआब है, बिस्त दोआब, इसको ब्यास और सतलज मिलके जो इसके बीच में जो नदी दोआब पड़ते हैं, इसको बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। और वैसे ही रचना दोआब है, रचना मतलब कि रावी और चिनाव मिलके है, ठीक है, ये रचना दोआब इसको बोलते हैं। तो रचना और रावी और चिनाव के बीच में जो भी दोआब पाए जाते हैं उसको रचना बोलते हैं। और छाछ दोआब एक है, ठीक है, छाछ मतलब कि ये चिनाव और झेलम, ये दोनों के बीच में जो पाए जाते हैं उसको रचना दोआब कहते हैं, ठीक है। रचना दोआब यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डिस्कस कर लिए, आपको बता दिए यहाँ पे। तो इस ढंग से इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो नदी है, घग्गर नदी है, मौसमी नदी है, बारिश होता है तो होता है गंगा, नहीं तो अन्यथा ये पूरे साल सूखी ही रहती है, ठीक है। और इसमें एक बेट क्षेत्र पाया जाता है। बेट मतलब हुआ था कि वो लगभग जहाँ पे बांगर और खादर क्षेत्र मिलते हैं, वहीं पे वो एक सकरा आकार का जो पट्टी के रूप में एक मिलता है, तो उसको बेट नाम से जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो बांगर क्षेत्र होता है, वहाँ पर नदी का जो बाढ़ का नहीं पहुँच पाता है, लेकिन कभी कभी पहुँच जाता है, तो इस वजह से कुछ क्षेत्र वो उपजाऊ हो जाता है, ठीक है, तो उसको बेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है राजस्थान के मैदान के। जैसे हम लोग जानते हैं कि राजस्थान का मैदान पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र ही है, ठीक है। इसका उत्तर वाला भाग थोड़ा सा बांगर क्षेत्र में आता है, अन्यथा ये वाला क्षेत्र मरुस्थली है। और इसका जो सीमा होता है, इधर भारत पाकिस्तान से के बॉर्डर बनाते हैं, जबकि इधर वाला जो पूर्वी सीमा है अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत की जो पश्चिम से भी शुरुआत होते हैं इसके सीमा, ठीक है। और नीचे जो तटीय क्षेत्र है इसके से दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, इसका जो होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इसका भी जो क्षेत्रफल है 1.75 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये विशेष रूप से जो इसके जो पूरे क्षेत्र में तो मरुस्थली पाए जाते हैं, बालू के टीले पाए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन इसका जो नीचे वाला भाग होता है, निस की चट्टान मिलती है, निस की चट्टान या फिर ग्रेनाइट की चट्टान, उसमें ये शिस्ट की चट्टान में मिलती है, ठीक है। ये जो बालू कभी कभी अपवर्तित कर दिया जाता है या जो पवन द्वारा हटा दिया जाता है तो वो दिखने लगता है, इसी वजह से इसको अनुमान लगाया जाता है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है, ठीक है। और इसमें कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जो नमकीन झीलें काफ़ी पाई जाती हैं। जो सांभर झील है, भारत का सबसे बड़ा जो नमकीन झील है, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ये 300 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका जो क्षेत्रफल है, जो सांभर झील है,
ठीक है। तो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। लूनी नदी यहाँ पे बहती है कि ये भी जा करके और इसमें रन ऑफ कच्छ में मिल जाती हैं। ठीक है। अन्य कई झीलें हैं यहाँ पे, डिंडवाना झील है, लुकरनसार झील है और डेगाना झील भी है। ठीक है। और इस प्रदेश में जो स्टेपी वनस्पति भी मिलती हैं, स्टेपी वनस्पति मिलती हैं, और जो बालू के टीले स्तूप का नाम सुने होंगे, स्तूप भी मिलते हैं, बरखान भी, इस टाइप के जो क्षेत्र हैं ये मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपरी गंगा का मैदान, ये वाला क्षेत्र देखते हैं। ठीक है। ये ऊपरी गंगा का मैदान, ये तीनों मिला करके, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा मिला करके लगभग पूरे का आधा, मतलब जितने ही गंगा मैदान है उसके लगभग जितने भी ये पूरे मैदान हैं उसका आधा भाग यही मिल करके बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें ऊपरी गंगा का मैदान जो देखते हैं कि इसका जो पश्चिमी विस्तार है ये यमुना से नदी से होकर के, जो पूर्वी इसका विस्तार है 100 मीटर का समोच्च रेखा है। ठीक है। समोच्च रेखा के बीच में ये मिलता है। ठीक है। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार से इसका सीमा बनाता है, जबकि ये पश्चिमी भाग है अरावली पर्वत है, इससे सीमा बनाता है। ठीक है। इसका जो ऊंचाई है लगभग 100 से 300 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है। वो सी लेवल से ऊंचाई इसका 100 से 300 मीटर है। इसका ढलान है लगभग वो इधर से लेकर के इधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढलान है। ठीक है। और इसमें यमुना नदी, गंगा नदी, राम गंगा, गोमती नदी भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गोमती नदी नहीं होगा, गोमती नदी लखनऊ में मिलती है यहाँ पे, यहाँ। ठीक है। तो ये यमुना गंगा और राम गंगा नदी मिलकर के यहाँ से बना हुआ है। ये जो यमुना नदी का भी कुछ भाग है। ठीक है। इसके बाद से आता है मध्य गंगा मैदान। ये मध्य गंगा मैदान है, इसका जो पश्चिमी सीमा है 100 डिग्री का जो समोच्च रेखा है उससे होता है, और जो पश्चिमी सीमा है, अरे पूर्वी सीमा है, वो लगभग 75 मीटर की जो समोच्च रेखा होता है उसके कंटूर लाइन होता है उससे निर्धारित होता है। और जो दक्षिणी सीमा होता है वो प्रायद्वीपीय पठार से निर्धारित होता है, जबकि उत्तरी सीमा शिवालिक श्रेणी से होता है। ठीक है। या नेपाल बॉर्डर से ही होता है। पूरे क्षेत्र को मिलकर के मध्य गंगा मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये इसमें काफ़ी, जिसकी मुख्य विशेषता यही है कि ये तो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है ही, क्योंकि कई नदियाँ इसमें मिलती हैं। यहाँ से गंगा नदी, यमुना नदी तो आती है, साथ साथ गंडक नदी, कोसी नदी भी मिलती है। ठीक है। राप्ती नदी भी यहाँ पे आती है, राप्ती घाघरा आती है, इधर से भी सोन नदी है। फिर ये केन बेतवा भी इधर से नदी आती है, इस भाग में भी काफ़ी मिलकर के ये उपजाऊ बना देती है। ठीक है। ये इतना ज़्यादा उपजाऊ होता है कि लगभग इसमें फसल 2 से 3 फसल इसमें लिया जा सकते हैं, साल में 2 से 3 फसल इसमें उपजाया जाता है। ठीक है। तो ये इसमें गोखुर झीलें काफ़ी पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी जो नदी का अपहरण वाला कार्य हुआ है। ठीक है। जो भी क्षेत्र छूटा रह जाता है गोखुर झील के रूप में निर्माण हो जाता है, और उसमें हमेशा जल भरा रहता है। ठीक है। और इसी क्षेत्र में मध्य गंगा मैदान में भी ये कोसी टाल भूमि और चौड़ी भूमि भी मिलती है। ठीक है। टाल भूमि और चौड़ी भूमि के नाम से जानते हैं, टाल या ताल भी कहीं कहते हैं। वो जो क्षेत्र होता है, जैसे कि गोखुर झील बना होता है, उसमें जो निम्न भूमि होते हैं उसमें लगभग सालों भर जो जल भरा रहता है उसको ताल के नाम से जानते हैं। ठीक है। ताल भूमि होते हैं। उसमें भी जो एक है चौड़ भूमि, ये चौड़ भूमि होता है, ये इस क्षेत्र में पाया जाता है, बिहार के खगड़िया जिला में पाया जाता है। छपरा से लेकर के और खगड़िया के जिलों के बीच में जो गंगा नदी के समानांतर भी एक दलदली क्षेत्र के रूप में मिलता है। ठीक है। उसको चौड़ भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। ठीक है। और इसमें आप देखते हैं कि अब अगला देखते हैं कि निम्न गंगा के मैदान। जैसे जानते हैं कि निम्न गंगा मैदान ऊपर में शिवालिक श्रेणी से लेकर के और नीचे जो डेल्टाई प्रदेश हैं, जहाँ पर गंगा नदी ड्रेन करती है, डेल्टा प्रदेश तक ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है लंबे में। ठीक है। यहाँ पे जो इसकी पूर्वी सीमा है तीस्ता नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे तीस्ता नदी है, और जबकि इधर कोसी नदी भी आकर के इधर मिलती है। ठीक है। और यहाँ से ये जो गंगा नदी और कई ट्रिब्यूटरी अभी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। तो ये निम्न, ये लगभग पूरी तरह से डेल्टा क्षेत्र ही हो जाता है। यहाँ पे सुंदर वन मिलता है। ठीक है। या सुंदर डेल्टा भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है। और देखते हैं इसकी विशेषता।
ये इसमें तीस्ता नदी, ढाका और तोरसा नदी यहाँ से आके मिलती हैं और इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। ये नवीन जलोढ़ मृदा है, चूँकि ये डेल्टाई क्षेत्र है तो जलोढ़ मृदा होगा ही। ये दलदली क्षेत्र भी ये काफ़ी बन जाता है। ठीक है, ये इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल में ही ज़्यादातर इसका ये निर्माण हो गया था, जिस समय ये पूरे ये नदी द्वारा आकर के उसमें निक्षेपों का जमा हो रहा था। ठीक है, ये अब अगला देखते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे नाम से ही जानते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र की नदी के द्वारा ये लाए गए और क्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, बीच में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से सदिया के बीच में प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है और ये आके यहाँ पे धुबरी है, धुबरी में बांग्लादेश के साथ यहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ के गंगा नदी में आकर के अंततः मिल जाती है। ठीक है, और ये जो यहाँ सदिया से लेकर के धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मार्ग है, वो इसको नेशनल वाटरवे नंबर 2 इसको रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है तो यहाँ पे गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान में है, जो कि इलाहाबाद से लेकर के और सदिया यहाँ पे हल्दिया तक है। जबकि दूसरा वाटरवे नंबर 2 है तो यहाँ पे सदिया से लेकर धुबरी नदी पे है, जो कि ब्रह्मपुत्र मैदान पे है। ठीक है, और इसी जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसी में एक माजुली आइलैंड है, माजुली द्वीप नाम से जानते हैं। ये माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये नदी के बीच में जो बना हुआ है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको याद रखिए, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं पे ये बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैदान है इस नदी के द्वारा, और अन्य कई नदियाँ हैं, लोहित हैं, दिहांग है, दिबांग है, नदी आके मिलती है, और यहाँ पे जो तीस्ता नदी आकर के मिलती है, इसके द्वारा ये बनाया गया है। ये भी काफ़ी जो दलदली क्षेत्र भी इसमें भी होता है, और इसे काफ़ी क्षेत्र में यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र, इस क्षेत्र में काफ़ी वन, सघन वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन ज़्यादा इस क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा उत्तर जो भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में हम लोग विशेषता के बारे में देखे हैं। जो अगला क्लास होगा वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार इसको रिवाइज करके जितने भी इसकी विशेषता हैं उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा या फिर डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।